that is the rise of nationalism in Europe. Now, before going into the details of this chapter, if you remember, we have done nationalism in India. Clear? The title was same. Here it is rise of nationalism in Europe. And when we were doing about India, we did nationalism in India. But the word is only same. Nationalism is only same. But when we are going to do nationalism in Europe, the concept is going to be entirely different. Clear? So you are not going to mix the concept of nationalism in Europe with India at all. Okay? So the first and the foremost important thing is this, that this nationalism in Europe is different. Now on the very first page, there is a picture. You all can see. I hope you have the textbooks. I told you to keep your textbook here. There is a picture and you can see many people coming towards the picture in the form of a रैली. जैसे आजकल की रैलीज निकलती है ना, लोग ग्रुप्स में एक दूसरे के पीछे चलते हैं, तो आप अगर पिक्चर में देखो तो कितनी दूर तक आपको एक कर्व सा नजर आ रहा है. इट मींस कि देयर इज अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ पीपल. Is it clear? One after the other. And they are holding different flags which represent different countries. Clear? And they are passing by what looks like Statue of Liberty. We all have seen Statue of Liberty. Clear? So it looks like Statue of Liberty, and in the background you can see the Christ cross is there. Then you can see that in the upper part of the picture you can see that like fairies or God's blessings are being given. तो ये सारी पिक्चर की explanation, why I have given you this explanation, because it is directly connected. When people are together and they are marching liberty, ठीक है, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का अभी इसके साथ रेफरेंस लेके आएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का. यू नो व्हेन वी डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 9th स्टैंडर्ड, उसमें से हमने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, याद होगा आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेशनल एंड इंटरनेशनल रिजल्ट्स. ठीक है, चाहे आप कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, चाहे रिजल्ट्स कह लो, चाहे लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, आई एम रिमाइंडिंग यू, हमने इसको डिफरेंट तरीकों से किया था 9th स्टैंडर्ड में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी. तो व्हेन द चैप्टर एंड्स हमने किया था नेशनल एंड इंटरनेशनल रिजल्ट्स, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, हम इनमें से कोई भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है, जब हमने लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, जहां हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, तो तब हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, दीज वर्ड्स आर मेंशन्ड इन आवर प्रीएम्बल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. We know equality means equal status for the people in religious, social life. Economic, it is not possible. Clear? Fraternity means that we all as human beings are having a feeling of brotherhood, to have a feeling of brotherhood. Clear? Now comes the word liberty. Liberty is that the independence to make decision, अपने आप में आजाद होना. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. क्लियर? अगर हम अपने प्रियम्बल में पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्लियर, मीन्स हमें आजादी है. as it is happening and we all are watching what is happening in India, liberty of thought and expression.
इसी तरह अब हम यूरोप में आ रहे हैं, ठीक है। आपको यू हैव टू फॉरगेट इंडिया, इंडिया को आपने इसको बीच में मिक्स नहीं करना है। लेट्स कम टू यूरोप, ठीक है। यूरोप में उस टाइम पे भी कुछ ऐसे छोटे छोटे नेशंस थे। आई एम यूजिंग द वर्ड नेशन। हम दो वर्ड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नेशन, एक पढ़ेंगे स्टेट, और इसको कंबाइंड भी पढ़ेंगे, नेशन स्टेट। ओके, तो हम नेशंस थे, छोटे छोटे नेशंस थे, जैसे कि यहाँ एशिया में भी, ठीक है। अब आपको कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूं मैं, एक हम यूरोप बात कर रहे हैं, एक हम एशिया कह रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट रेफरिंग टू कंट्रीज। तो उसमें क्या था कि उस टाइम पे जो कंट्रीज थी वो इतनी वेल डिफाइंड नहीं थी। जब हम जर्मनी की बात करेंगे तो वी विल गो एज फार एज द रोमन एम्पायर। आपने अपनी हिस्ट्री में इसका थोड़ा सा रेफरेंस पढ़ा होगा, और उससे पहले जूलियस सीजर, ठीक है। तो ये जो जर्मनी का हम आगे जाके पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, ये 3 कंट्रीज के बारे में हम ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अलोंग विद द फ्रेंच। तो उसके रेफरेंस के हिसाब से जो जर्मनी है ये भी एक जैसे होमोजीनियस पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज वर लिविंग हियर। आपने थोड़ा सा इसका रेफरेंस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जब आपने नाजिज्म पढ़ा था, ठीक है। नाजिज्म के टाइम आपने पढ़ा था कि जो हिटलर था वो कहता था कि ओनली प्योर जर्मन्स, जो प्योर आर्यन रेस है, दे शुड ओनली एग्जिस्ट, and there were many other people of different communities, races living in Germany. जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, ठीक है, और एक के बाद दूसरी डायनेस्टी आती रही, तो ये कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया? जब डायनेस्टिक रूल हुआ तो मोनार्की, ठीक है। मोनार्क मींस किंग, और जब हम कहते हैं मोनार्की तो उसका मतलब है रूल ऑफ किंग। और हमें पता है कि जो रूल ऑफ किंग जब हम कहते हैं तो इट मीन्स कि इट इज हेरिडिटरी। द किंग इज नॉट नेसेसरली एंड इलेक्टेड हेड। मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, आपने ये सारी डायनेस्टीज पढ़ी हैं, ठीक है। हम डायनेस्टी मैंने आपको बताया था वर्ड ही तभी यूज करते हैं। इसी तरह यूरोप में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा तो आपने बोरबॉन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, क्लियर। एंड वी नो व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या था? दैट द मोनार्क वाज एन एब्सोल्यूट किंग। ये अभी वर्ड आएंगे यहाँ पर, I am just giving you a little briefing. उसके बाद मैं चैप्टर में से लाइंस पढ़ूंगी, then these words will be more clear to you. It means that the king was wholly solely the ruler. दो इनकी काउंसिल्स होती थी या इनके पास और भी like they used to have various kinds of workers and officials, but it was the king's word which was final. तो उसको हम कहते हैं absolute. ये भी एक पॉलिटिकल में जैसे हम मोनार्की का करते हैं, अरिस्टोक्रेसी का करते हैं, ठीक है, जैसे हमने डिक्टेटरशिप का किया, क्लियर, जहां पर रूल ऑफ सिंगल अथॉरिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे यूरोप में भी ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। हमें बहुत ज्यादा डिटेल इसकी जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग दीज थिंग्स इंडिविजुअली। हमने इसको एक कंबाइंड उसमें कंसेप्ट में अंडरस्टैंड करना है कि उस टाइम पे यूरोप में क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्लियर। जैसे छोटी छोटी स्टेट्स में वो भी डिफाइंड था, वो भी डिवाइडेड था, एंड स्टेट्स वर नॉट डिफाइंड। अब दो वर्ड आ गए, ठीक है, वन इज नेशन and the other is state. Clear? I hope these are visible to you. One is nation and other is state.
और मैंने, अब तो हम इसको एक दूसरे के साथ वर्ड यूज कर लेते हैं, हम कह देते हैं इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री, क्लियर। बट state is that geographical area which has 4 elements. तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी करवाया कि इनके पास ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन से? एरिया, पीपल, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। फोर एलिमेंट्स, तब हम कहते हैं कि स्टेट। जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, एट दैट टाइम इंडिया हैड एरिया, इंडिया हैड पीपल, इंडिया हैड गवर्नमेंट। 3 इसके जो एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट थे, बट वी वर नॉट सॉवरेन। इट मींस वी वर नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक आवर ओन डिसीजंस। हमारे किसके अंडर थे हम? वी वर अंडर द ब्रिटिश। अब नेशन और स्टेट का मेन डिफरेंस ये है, इट मींस दैट वी वर अ नेशन। ठीक है, क्यों? हम लोग एक एरिया, जिसको हम बहुत देर से एरिया कहते हैं, वहां रह रहे थे। एक हमारे पास लोग भी थे, ठीक है, और हमारे पास गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? हमारी अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में, कहीं पर निजाम था, कहीं पर कोई किंग रूल कर रहा था, कहीं पर कोई और गवर्नमेंट थी, कहीं पर ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया। बट हमारे पास ये 4th एलिमेंट मिसिंग था। क्लियर? सो वी वर अ नेशन बट वी वर नॉट अ स्टेट। हम उस टाइम पे स्टेट नहीं थे। तो जब एक जगह हमारे पास डिफाइंड हो, वहां के लोग भी अपने आप को उसको बिलोंग करते हैं। वहां पर एक हमारे पास गवर्नमेंट हो और हम वहां पर सॉवरेन हो, तो हम एक नेशन बन जाते हैं। बट हम एक नेशन तभी बनते हैं जब हमारे में वो फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, आपको जब मैंने वो सोर्स में भगत सिंह वाला करवाया था ना, तब मैंने आपको बताया था। अभी भी हम पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा सा साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो फिर आपको पता लगता जाएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 वर्ड समझाए हैं, नेशन एंड स्टेट, जो कि हमने अभी आगे पढ़ने हैं। So in the beginning, this is a French artist prepared a series of prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. Democratic and social republics means आपने सीधा और सीधा फ्रेंच का एग्जांपल सोच लेना है, ठीक है। फ्रांस वाज अंडर अ किंग, ठीक है, किंग के अंडर था। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई हमें पता है, सोसाइटी वाज डिवाइडेड एंड जो फर्स्ट एस्टेट थी दे वर टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स, क्लियर, एंड द थर्ड एस्टेट वाज बीइंग tortured in the sense that they had to bear all the income tax, सारे taxes थे, and they were the lowest in the society strata, lowest strata पे आते थे society में, and as a result a time came then when people were fed up. As a result, monarchy was uprooted in France through the revolution and a democratic republic was established. क्लियर? और उसी के साथ आपको याद है एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर आपने किया था, उसमें एक बॉक्स बना हुआ था चार्टर ऑफ राइट्स, ठीक है, उसमें एक चार्टर ऑफ राइट्स भी था। क्लियर? सो वहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो एक, हम इसको ड्रीम क्यों कह रहे हैं, इसको विजुअलाइज क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हम फ्यूचर में आने वाली किसी चीज को कुछ तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हाँ कि ठीक है ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। Nobody had visualized that there will be a pandemic like this COVID-19 का। आपने कभी विजुअलाइज किया था कि अगले साल आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी? अगर कोई कहता आपको कि ऐसे ऑनलाइन लगेंगी, ऐसा हो सकता है, आप कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? बट इट हैपेंड। अब आगे वर्ल्ड में कुछ होगा ऐसा तो वील बी मोर रेडी, हम थोड़ा ज्यादा तैयार रहेंगे। इसी तरह गोइंग बैक इनटू दोस टाइम्स, उस टाइम पे
जबकि मोनार्की और किंगशिप का ज्यादा रूल था, हर जगह पर किंग और डायनेस्टीज का रूल था, कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि क्या डेमोक्रेसी जैसा भी कुछ आएगा, क्या लोगों को उनका हक मिलेगा। आपको याद है 9th में आपने जो चाइल्ड और पोलैंड के एग्जाम्पल किए थे, सबसे पहले पहले वाई डेमोक्रेसी, एक चैप्टर आपका वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसमें हमने कैसे पढ़ा था, फिर आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था कि मार्शल लॉ, ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी। तो उस टाइम पे लोगों ने ये सोचा कि क्या ये डेमोक्रेसी जैसी कोई गवर्नमेंट्स आ भी सकती हैं, क्या ये मोनार्की दुनिया में से खत्म भी हो सकती है। So that's why it is being used as the word visualizing, ठीक है। उसको वो विजुलाइज कर रहा था, ये विजुअलाइजेशन है कि उसने उसको देखा, एक इमेजिनेशन की, ठीक है, और उसने उसको पेंट किया और बनाया कि मेरा आने वाला फ्यूचर ऐसा हो सकता है। Up of democratic and social republics, as they call them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. ये जो लिबर्टी वर्ड भी है, ये एक रोमन गॉडेस है, लिबर्टा, रोमन गॉडेस, उसके नाम से ही लिया गया। दैट्स व्हाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज अ फीमेल फिगर, ठीक है। क्योंकि जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, आगे आप ये भी वर्ड पढ़ेंगे, पर्सोनिफाई, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में किया था भारत माता, ठीक है, हमने पर्सोनिफाई किया उसको, ठीक है, इंडिया को। इसी तरह जब हम जर्मनी और इटली का पढ़ेंगे, इन्होंने भी अपने जो गॉडेसेस को, अपनी जो फ्रीडम की इमेजेस को विजुलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ जर्मेनिया इन इटली। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फीमेल फिगर इसलिए है, क्यों, क्योंकि पहले जो किंग्स थे वो जो दे आर मेल जेंडर, क्लियर। तो कुछ हट के विजुलाइज किया गया, मेल जेंडर को नहीं विजुलाइज किया लिबर्टी की फॉर्म में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि जो पहले जो सिस्टम कौन सा चल रहा था, मोनार्की का चल रहा था, किंग्स वर देयर, ठीक है, तो रूल उनका चल रहा था, ठीक है। तो जब विजुलाइज किया गया कि आने वाला टाइम डिफरेंट होगा, तो उसमें से डेलिबरेटली मेल जेंडर को हटाया गया, उसको हटा के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आफ्टर द गॉडेस लिबर्टा, रोमन गॉडेस लिबर्टा, उसको लेके बनाया गया, तो उसको एक फीमेल जेंडर की फॉर्म दी गई। As they pass by, as you would recall, artist of the time of the French Revolution, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का डायरेक्ट रेफरेंस आएगा इसमें, और आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही आ जाता है। पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, वो मैंने अभी आपको बताया। Here you can recognize the torch of enlightenment. Torch of enlightenment means जागृति आना, enlightenment, जैसे हम कहते हैं ना, how Buddha got enlightenment, you know, Buddha was a normal human being, सिद्धार्थ, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है कि कैसे जो सिद्धार्थ था, he used to stay in a palace and he was not familiar with the various pains and sufferings of the world. तो एक बार जब वो अपनी पैलेस से बाहर निकला सिद्धार्थ, और उसने देखा, डेथ देखी, पेन देखी, ओल्ड एज देखी, तो दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिम। लेटर ऑन ही लेफ्ट हिज होम एंड he went in search of truth, that how one can free himself or herself from the suffering of the world, and he got enlightenment, ठीक है। उनको इस बात का ज्ञान हो गया, जागृति हो गई, ठीक है, ये वो वर्ड है एनलाइटनमेंट। तो एक हाथ में जो टॉर्च एनलाइटनमेंट की है, वो यहाँ पर ये रेफरेंस देती है कि अब लोगों में जागृति आ गई। For so long, people have been under the suffering, under the kings, under the monarchs. So now people have woken up. Clear? So enlightenment, she bears in one hand and the Charter of Rights of Man. ये इसका मैंने रेफरेंस आपको पहले ही बता दिया है। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन मींस दैट इट इज द राइट। आपको बताए, एक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, जब हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर किया था,
तब हमने ह्यूमन राइट्स भी किया था, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स तो हर एक कंट्री के डिफरेंट होते हैं, एज एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री गिव्स टू इट्स सिटीजंस। तो चार्टर ऑफ राइट्स हमें पता है कि ये ऑलरेडी आ चुका था व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। In the other, on the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains, the symbol of absolutist institutions. ठीक है, आपको याद है इसका, इसी में हम शायद आगे पढ़ेंगे जब दूसरे वो प्रिंट कल्चर में, वो चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। एट दैट टाइम इसमें था एक कि व्हेन फ्रेंच और इन एनीवन स्नीजेस इन फ्रांस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, वो ये था कि इसमें फ्रांस में होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, अब वो ऑल ओवर यूरोप एक जो पॉलिटिकल सीन चल रहा है उसको चेंज कर देंगे। अब आप देखो कि जब इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो जैसे इंडिया में हुआ वैसे ही और भी कंट्रीज में, श्रीलंका में भी इंडिपेंडेंस आई, फिर बाद में बांग्लादेश भी इंडिपेंडेंट हो गया, और भी जो अफ्रीका की कंट्रीज थी हमने उसका पढ़ा है, नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल का पढ़ा है सारा। तो कैसे अलग अलग कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंट होने शुरू हो गई। तो इट मीन्स दैट wherever these kinds of revolutions or the spirit of nationalism was coming up, slowly the people were reacting, and that is all। जब हमने उसका डेमोक्रेसी का पढ़ा कि how democracy spread from one country to other, मैप था ना आपके 9th स्टैंडर्ड में, the spread of democracy from one to other country। तो वो कैसे हुआ? It means that from one to another the countries were influenced, they were influenced to struggle against the monarchy and absolutist institutions। इसका यहाँ पर न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, literally a government or a system of rule that has no restraints on the power exercised। नो रेस्ट्रेंट्स मीन्स कि किसी तरह की रोक नहीं है उन पे। रेस्ट्रेंट्स का मतलब है कि किसी तरह का कंट्रोल नहीं है उनके पावर यूज करने के लिए। पावर एक्सरसाइज्ड, पावर एक्सरसाइज का मतलब है कि वो जो पावर यूज कर रहे हैं, पावर इन द सेंस नॉट दैट एनी अदर पावर, पावर इन द सेंस बीइंग इन अथॉरिटी। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? मोनार्की, राइट। और उसमें जो किंग है उसके पास जो पावर है वो एब्सोल्यूट इसलिए है बिकॉज किंग इज द होल सोल अथॉरिटी टू डिसाइड एंड टू टेक द डिसीजन। इज इट क्लियर? इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसके 2 पॉइंट्स सिंपल बना के लर्न कर सकते हो आप। इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको एमसीक्यू में आ सकता है। आपने क्या लर्न करना है? No restraint, clear, on the power exercised, and it is example of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम औरंगजेब का देख लो। आप आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ी है, आपने देखा अकबर तो थोड़ा लिबरल था, he was a little liberal king, but जो औरंगजेब था he was like this only, he was an absolutist, clear, he was a religious fanatic, right? Centralized, militarized, militarized means कि जहां कोई और बस नहीं चलता वहां हम मिलिट्री से अपनी फोर्सेस भेज के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब है कि लोगों को दबाना, जब लोगों की बात नहीं सुननी, जब लोगों का हमें कोई राइट्स नहीं देने, तो वो क्या हो गया? वो रिप्रेसिव ही हो गया, लोगों को दबाने वाला हो गया। क्लियर? आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर। इन सॉरियोस, दैट इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, इथोपियन विजन। नाउ अनदर वर्ड, इथोपियन। इथोपियन का मतलब होता है समथिंग विच वी थिंक कैन नॉट हैपन। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हम सोच सकते थे कि ये होगा? क्या हम सोच सकते थे कि हमारे मोबाइल्स पे हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हम ये करेंगे, और कैसी ऐसी चीजें, जैसे मोबाइल्स की वन आफ्टर द अदर इतनी इन्वेंशंस हो रही हैं। आज से 5 साल पहले अगर हम किसी से बात कर रहे तो वो हम इंग्लिश में हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इट सीम्स टू बी एन इथोपियन ड्रीम, कि तुम इसके बारे में बात तो कर रहे हो पर ये लगता नहीं कि दिस विल बी, इट इज समथिंग व्हिच यू आर विजुअलाइजिंग टू फार। बहुत ज्यादा दूर की सोच रहे हो जो पॉसिबल नहीं हो सकता।
This word is also a vision of a society that is so idle that it is unlikely to actually exist. Unlikely to actually exist means कि हमें लगता है कि ये सिर्फ ख्याली, हाँ, या हिंदी में आपको कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, मीन्स कि आप इमेजिनेशन में घोड़े दौड़ा रहे हो अपने ना, तो आप कर रहे हो, बट ये ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता. सो दैट इज अथॉपियन vision. The people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costumes. Leading the procession was past the Statue of Liberty at the United States and the Switzerland, which by this time were already nation states. मैंने आपको बता दिया nation states हम क्यों word use कर रहे हैं. Clear? Nation states का otherwise it is an area, a geographical or a political space where people belonging to different communities, homogeneous. Clear? आपने ये बेल्जियम में और श्रीलंका में वर्ड पढ़ा था, homogeneous. ठीक है? People are staying. Now come to the next page, that is page number 4. Identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red, and gold flag. Interestingly, this time when Sorio created this image, the German people did not exist as a united nation. I told you that it was also fragmented. We did not have, हमने यहाँ पर 3 unifications पढ़नी है. Unification of Germany, unification of Italy, and unification of Britain. ये 3 unifications हम पढ़ेंगे. That how from different small principalities it became one nation. जैसे इंडिया की छोटी छोटी जगह से इंडिया डिवाइडेड था, तो कैसे ये बाद में एक कंट्री बना. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848. एक और डिफरेंस नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया में आपने याद रखना है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे हैं तो होली सोली 20th सेंचुरी, 1915 ऑनवर्ड्स 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी. तो जब भी आपने कोई डेट इंडिया के उसमें लिखनी है तो वो 19 से ही स्टार्ट होगी. इसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है. Numerous German-speaking participants into the nation-state under democratic constitution following the German people are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene they have used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. That is a feeling of brotherhood. अब आप source A पे आ जाओ. ठीक है, बाकी अब हम नीचे का फिर बाद में करते हैं. पहले आप इधर आ जाओ. Ernest Renan. According to Ernest Renan, what is a nation? इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या अंडरलाइन करना है. So you will underline that much only. बाकी आपको extra you need not do. In a lecture delivered at the University of Sorbonne, the French philosopher Ernest Renan outlined the understanding of what makes a nation. ठीक है, ये इसका ये छोड़ दो आप. फर्स्ट वाला पैराग्राफ छोड़ दो. बस हमने इतना याद रखना है कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट रैनन. नाउ कम टू द सेकंड पैराग्राफ. ठीक है, यहां अंडरलाइन करना है. अ नेशन इज द कल्मिनेशन. कल्मिनेशन होता है मतलब होता है कि एक जगह पर आके कोई चीज जब खत्म होती है. ठीक है, कल्मिनेशन. क्या? नेशन. अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, sacrifice and devotion. A heroic past, great men, glory, that is social capital upon which one bases a national idea. इसका मतलब है कि नेशन उन लोगों से बनता है जिनके पास एक कॉमन ग्लोरीज है, जिन्होंने इकट्ठे मिलके एक स्ट्रगल की है. क्यों हम भगत सिंह को याद करते हैं, क्यों महात्मा गांधी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, क्यों इनके उसमें मूवीज बनती हैं, क्यों इनके स्टैचूज बनते हैं. मैंने आपको स्टैचूज की बताई थी ना, वर्डिंग्स बताई थी बड़ी अच्छी कि इन स्टैचूज के बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है. नॉट एवरी स्टैचू, कुछ तो हम ऐसे ही बना देते हैं, बट कुछ स्टैचूज जो हैं वो हमें क्या याद कराते हैं.
अगर हम यहाँ से खड़खड़ कलां जाते हैं, भगत सिंह का हम देखते हैं, तो हमें वो क्या याद कराता है? क्या उस टाइम पे जब हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म आता है? क्या जब हम जनगण मन होता है तो हमारे वो गूज पिंपल्स, हमें गूज बम्प्स आते हैं? क्या जब वंदे मातरम हम गाते हैं खड़े होके तो हमें उन शहीदों की याद आती है? अगर आती है तो वी आर अ नेशन। मीन्स कि हम उन लोगों के सेक्रीफाइसेस को याद रखते हैं और उनको हमने अपने पास संजो के रखा हुआ है और उसी के बलबूते पे हम आगे चल रहे हैं, तो हम एक नेशन हैं। ठीक है, इसका यही मीनिंग है। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट। आपको पता ही है इंडिया की स्ट्रगल, इट वाज अ लॉन्ग पास्ट। सिमिलरली इन यूरोप, endeavors, efforts, sacrifices, बलिदान एंड डिवोशन, कि हमने किसी हार्डशिप को लेके हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। A heroic past, great men, glory, that is social capital. Social capital means हमारा वो खजाना है, हमारी सोसाइटी का खजाना है। जैसे हम कहते हैं ना कैपिटल, पैसा। ठीक है, मेरा बैंक में इतना बैलेंस है तो ये मेरे पास बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजाना है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारी सोशल कैपिटल है, इन सब की हमारी ये फाउंडेशन है, जिस पे कौन खड़ा है? एक नेशन खड़ा है। ठीक है, सो ये जो नीचे की 3-4 लाइन्स, आई हैव अनदर सेशन नाउ। आरती मैम, इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट, then you can ask. Ma'am will unmute you if there is something which you have not understood. Aarti ma'am? Yes, ma'am. You can stop recording. जी.